मीडियम जो बायोलॉजी है उस बुक में टोटल चैप्टर हैं 42 चैप्टर जो हैं उनको डिवाइड किया गया है 10 यूनिट्स के अंदर। यानी टोटल जो 42 चैप्टर है उनको 10 यूनिट में डिवाइड किया गया है। 10 यूनिट बना रखी है और 42 चैप्टर दिए हुए हैं, ठीक है। उसमें आपकी जो पहली यूनिट है उस पहली यूनिट के अंदर अपन एक टॉपिक की बात करेंगे आज। पहली यूनिट का जो नाम है वो है प्लांट एम्ब्रियोलॉजी। हिंदी में इसको बोला जाता है पादप भ्रूणिकी। पहली यूनिट के अंदर आपके पास चैप्टर आएंगे 4, 1 से लेकर जो 4 चैप्टर हैं वो पहली यूनिट के अंदर आपकी बुक में दे रखे हैं। तो जो यूनिट है उसका नाम क्या है? पादप भ्रूणिकी। उसमें 4 चैप्टर आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है। आज अपन जो डिस्कस करेंगे वो सेकंड जो अपना चैप्टर है उसमें टॉपिक दिया हुआ है पूरा का पूरा, उसका अपन डिस्कस करेंगे। डिस्कस क्या करेंगे अपन? सीड या बीज कैसे बनता है इसके बारे में अपन डिस्कस करेंगे। उससे पहले कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए उनके बारे में मैं बताने जा रहा हूं। देखो, एक वर्ड है जनन। आपने 11th क्लास में थोड़ा बहुत इसके बारे में सुना या पढ़ा होगा। जनन को इंग्लिश में क्या बोला जाता है? रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जो रिप्रोडक्शन है वो रिप्रोडक्शन क्या है? अगर अपन जनन की डेफिनेशन बोले रिप्रोडक्शन, री मतलब पुनः, प्रोडक्शन मतलब उत्पादन। पुनः किसी चीज का अगर उत्पादन हो रहा है तो वो क्या कहलाता है? जनन या रिप्रोडक्शन कहलाता है। अब यहाँ पर जो जनन है वो होता है 2 प्रकार का। एक होता है अलैंगिक जनन और दूसरा होता है लैंगिक जनन। जो आपका पहला चैप्टर है, पहली यूनिट का फर्स्ट चैप्टर, उसके अंदर अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में ही दिया हुआ है कि अलैंगिक जनन किन पादपों में क्या विधियां होती है, लैंगिक जनन कौन से पादप में क्या विधि होती है, इनके बारे में बताया गया है। तो ये अपन डिस्कस अभी नहीं कर रहे, अपन अभी समझ रहे हैं अलैंगिक और लैंगिक जनन की डेफिनेशन क्या है। तो इन दोनों को समझने के लिए आपको सबसे पहली बात पता जो होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए कि अलैंगिक जनन के अंदर एक पैतृक भाग लेता है। 2 भी ले सकते लेकिन जनरली एक पैतृक मतलब पेरेंट्स। जबकि लैंगिक जनन में 2 पैतृक भाग लेते हैं। यानी यहाँ पर नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। नर और मादा दोनों भाग लेते हैं किसमें? लैंगिक जनन में। लेकिन अलैंगिक में एक ही पैतृक भाग लेता है, पहली बात। दूसरी, अलैंगिक जनन जो होता है उसमें कौन सा विभाजन होता है? समसूत्री विभाजन होता है। जबकि जो लैंगिक जनन है उसमें क्या होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, ठीक है। तो अपने पास में सबसे पहला है अलैंगिक जनन जिसमें एक पैतृक भाग लेगा, लैंगिक जनन में 2 पैतृक भाग लेंगे। भाई नर और मादा 2 अलग अलग पैतृक भाग ले रहे हैं तो नर का युग्मक अलग बनेगा और मादा का युग्मक अलग बनेगा। तो 2 अलग अलग युग्मक बनते हैं। इस वजह से आप एक बात बोल सकते हो, वो क्या बोल सकते हो कि यहाँ पर क्या होगा? जो संतति बनेगी उस संतति में विभिन्नताएं आएगी। यानी जो संतति या संतान पैदा हो रही है वो अपने पैतृक से क्या होगी? भिन्न होगी, अलग होगी, अपने पैतृक के समान नहीं होगी। जबकि यहाँ पर जो अलैंगिक जनन हो रहा है इसमें बनने वाली संतति अपने पेरेंट्स की क्या होती है? कॉपी होती है। तो आपको 3 बातें ध्यान रखनी है। सबसे पहली बात, अलैंगिक जनन जो होता है उसमें एक पैतृक भाग लेता है, जबकि लैंगिक जनन के अंदर 2 पैतृक भाग लेते हैं, पहली बात। दूसरी, अलैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होगा? समसूत्री विभाजन होगा। जबकि लैंगिक जनन में कौन सा विभाजन होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। उसके बाद में अलैंगिक जनन में बनने वाली संतति अपने पेरेंट्स की क्या होती है? कॉपी होती है, हूबहू कॉपी होती है। जबकि लैंगिक जनन में बनने वाली जो संतति हो उसमें अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होती, उसमें कुछ विभिन्नताएं आती है। क्यों होती है इस बात को समझना आप। अभी आपने 2 चीजें बोली यहाँ पर कि एक तो समसूत्री विभाजन और एक अर्धसूत्री विभाजन। 11th क्लास में आप एक चैप्टर पढ़ गए हो, उस चैप्टर में आपने पढ़ा है कि जो समसूत्री विभाजन, अपन मान लेते हैं कोई कोशिका है, यहाँ पर एक कोई कोशिका है। मैं मानता हूँ कि अगर इस कोशिका में समसूत्री विभाजन हो रहा है
तो समसूत्री विभाजन होने के बाद में इस एक से कितनी कोशिका बनेगी, 2 बनेगी। और काम की बात क्या है कि समसूत्री विभाजन में गुणसूत्रों की संख्या चेंज नहीं होती, यानी अगर ये 2n है तो बनने वाली भी क्या होगी, 2n होगी। लेकिन अंतर क्या है कि एक से कितने बनती है, 2 बनती है समसूत्री से, जबकि अर्धसूत्री जब होता है ना तब एक से कितनी बनती है, 4 कोशिका बनती है एक से। लेकिन जो कोशिकाएं बनेगी उसमें गुणसूत्र क्या हो जाएंगे, आधे हो जाते हैं, 2n का क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। तो ये 2 बातें आपको अलग से ध्यान रखनी है कि समसूत्री के अंदर जो कोशिका है उसमें गुणसूत्रों की संख्या चेंज नहीं होती है, कितनी कोशिका बनती है, 1 से 2, जबकि अर्धसूत्री के अंदर 1 से कोशिका तो 4 बनती है पर गुणसूत्र कितने होते हैं, आधे हो जाते हैं। इस बात को आपको ध्यान रखना। अब बात को समझना, समसूत्री जब हुआ था तब कोशिका में गुणसूत्र चेंज नहीं हुए, इस कारण यहाँ पर विभिन्नताएं नहीं आती और क्या होती है, एक संतान कॉपी होती है अपने पेरेंट्स की। जबकि लैंगिक जनन के अंदर अलग अलग युग्मक, नर का अलग और मादा का अलग आता है और साथ में क्या हो रहा है, अर्धसूत्री विभाजन हो रहा है, गुणसूत्र क्या हो गए, आधे हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पर क्या आती है, बनने वाली संतति में विभिन्नताएं आती है, यानी अपने पेरेंट्स की कॉपी नहीं होती है। अपन अगर अपनी बात करें मानव की, तो उसमें क्या होता है, लैंगिक जनन नहीं होता है, इसीलिए अपन अपने माँ बाप की कॉपी नहीं होते, उनसे अलग होते हैं। अपन समझ गए बात को। लेकिन अगर अलैंगिक जनन में बात करूं मैं, हाइड्रा है, हाइड्रा में मुकुलन द्वारा जनन होता है, हाइड्रा एकदम कॉपी होता है, क्योंकि क्या होता है उसमें अलैंगिक जनन होता है, और अलैंगिक में एक ही पैतृक तो भाग ले रहा है, साथ में उसमें क्या हो रहा है, समसूत्री हो रहा है, गुणसूत्र चेंज नहीं हो रहे, इसलिए वो अपने पैतृक की क्या होती है, कॉपी होती है, बनने वाली संतान। तो ये तो थोड़ी सी बात थी किसकी, अलैंगिक और लैंगिक जनन की बात थी, जो आपको थोड़ी बहुत याद रखनी है। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ेंगे वो अपना सेकंड जो चैप्टर है, उस सेकंड चैप्टर के अंदर है। देखो, जो टॉपिक है उसको पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए पुष्प के बारे में। पुष्प या जो फ्लावर है उसकी अगर स्ट्रक्चर की मैं बात करूं कि फ्लावर की जो स्ट्रक्चर है उसमें क्या क्या होता है, तो आपको कुछ बातों का ध्यान होना जरूरी है। वो क्या क्या है देखना। देखो, जो पुष्प होता है, पुष्प जिस संरचना पर पूरा का पुष्प टिका हुआ होता है उस संरचना को क्या कहते हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है क्या कहते हैं, पुष्पासन कहते हैं। और इसको इंग्लिश में बोला जाता है थैलेमस। क्या बोला जाता है, थैलेमस। तो पुष्प जिस संरचना पर टिका हुआ होता है उसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। पुष्प का आसन क्या हो गया, पुष्पासन। अब देखो, जो पुष्प होता है उसमें 4 भाग होते हैं। सबसे पहला जो बाहर की साइड में होता है उसको क्या बोला जाता है, तो याद रखना आप क्या बोलते हैं उसको, बाह्य दल। फिर जो सेकंड नंबर पे आता है उसको क्या बोलते हैं, दल। और जो थर्ड नंबर पे आएगा उसको क्या बोलेंगे, पुंकेसर। और जो फोर्थ पे आएगा उसको क्या बोलेंगे, स्त्री केसर। तो पुष्प के अंदर 4 भाग है। सबसे बाहर जो उसको क्या बोल दिया, बाह्य दल, फिर दल, उसके बाद में पुंकेसर और सबसे लास्ट में स्त्रीकेसर। ये तो हैं सिंगल, अकेले अकेले हैं, उनकी बात हो रही है। अब अगर ये 2-4 इकट्ठे हो गए साथ में तब उसको क्या बोलेंगे, तब आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं बाह्य दलपुंज। क्या बोलते हैं, बाह्य दलपुंज। दल अगर बहुत सारे इकट्ठे हो गए तब उसको क्या बोलते हैं, दलपुंज। अगर पुंकेसर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब क्या हो गया, पुमंग। और स्त्रीकेसर बहुत सारे इकट्ठे हो जाएंगे तब उसको क्या बोलेंगे, जायांग। तो ये प्लूरल बहुवचन वर्ड है इसके। बाह्य दल अकेला है, बहुत सारे मिल गए, बाह्य दलपुंज बन गया। दल अकेला है, बहुत सारे दल मिल गए, 4-5 मिल गए, दलपुंज बन गया। ऐसे ही पुंकेसर अकेला है तब तो पुंकेसर है, और अगर बहुत सारे मिल गए तब क्या हो गया, पुमंग हो गया। ऐसे ही स्त्रीकेसर अकेला है, बहुत सारे मिल गए, जायांग हो गया। जो पुंकेसर है उस पुंकेसर में बीच में एक संरचना होती है, इस बीच वाली संरचना को बोला जाता है क्या, योजी। कनेक्टिव टिश्यू होता है ये दोनों को जोड़ने वाला। इसमें 2 पालियां होती है, एक पाली इधर, एक पाली इधर।
समझ गए बात को। तो ये फ्लावर या पुष्प की संरचना है जिसमें आपको याद रखना है कि पुष्प जिस संरचना पर स्थित होता है उसको क्या बोलते हैं, पुष्पासन। इंग्लिश में क्या बोला जाता है, थैलेमस, पुष्प का आसन। उसके बाद में सबसे पहला जो पार्ट है इसके अंदर वो क्या होता है, बाहर की साइड में बाह्यदल, सिंगल अकेला है तब, लेकिन अगर बहुत सारे मिल गए तब क्या बन गया, बाह्यदल पुंज, बहुवचन वर्ड हो गया। ऐसे सेकंड पार्ट हो गया दल, साथ में मिल गया दल पुंज बन गया। अकेला पुंकेसर है, बहुत सारे मिल गए पुमंग बन गया। स्त्री के सर अकेला है, बहुत सारे मिल गए जायांग। ये आपके पास में 4 पार्ट है, किसके हैं, पुष्प के हैं। अब इसमें जो बाहर वाले 2 पार्ट हैं कौन कौन से, बाह्य दल और दल, ये दोनों जो बाहर वाले होते हैं ये होते हैं सहायक जनन अंग, यानी जनन में सहायता करते हैं, यानी सेटिंग कराने का काम इन दोनों का होता है। समझ गए बात को। तो जो दोनों भाग हैं बाहर वाले, बाह्य दल और दल, ये क्या करते हैं, सहायक जनन अंग, सहायता करते हैं किसमें, जनन में। जनन नहीं करते हैं, केवल जनन में सहायता करते हैं। कैसे करते हैं भाई, जो पुष्प है उस पर मधुमक्खियां आकर बैठती है, तो मधुमक्खी अपने आप तो आके बैठेगी ना, अपने आप नहीं बैठती आके, कोई ना कोई रीजन होता है। वो रीजन क्या होता है, जो बाह्य दल और दल होते हैं ना ये कलरफुल होते हैं। इनके जो कलरफुल होने की वजह से, यानी ये रंगीन होते हैं, इनके रंगीन होने की वजह से मधुमक्खियां इनको देखकर दोनों को पुष्प पर आती है। तो इन दोनों ने मधुमक्खियों को आकर्षित किया कि नहीं किया, किया ना, तो काम कर दिया इन्होंने मधुमक्खियों को पास में बुलाने का, सहायक जनन अंग के रूप में काम कर दिया। अब मधुमक्खी जो आती है वो मधुमक्खी आती है मकरंद लेने के लिए, मकरंद लेके फिर छत्ते में जाके शहद बनाती है। तो मकरंद जब लेने आती है ना फूल पर, उस टाइम अपनी टांगों में चिपका के लेके आती है किसको, पराग कणों को, जो आगे बीज बनाने में सहायता करेंगे। तो मधुमक्खी के आने का कारण क्या हुआ, बाह्य दल और दल, इन दोनों की वजह से आया मधुमक्खी या कीट जो भी आता है वो। तो ये दोनों हो गए सहायक जनन अंग। पुंकेसर और स्त्रीकेसर जो होते हैं ये दोनों होते हैं मुख्य जनन अंग, यानी इन दोनों का काम होगा बीज बनाने का। मेन जनन में जो भाग लेंगे वो पुंकेसर और स्त्रीकेसर है। इन दोनों की वजह से जनन की क्रिया होगी और क्या बनेगा, बीज बनेगा। तो अपन जो यहाँ पर सेकंड अपना जो चैप्टर है उस सेकंड चैप्टर में जो टॉपिक है कौन सा, बीज कैसे बनता है, उसका अपन डिस्कस कर रहे हैं। यानी ये बीज बनते ही आपका सेकंड चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो उसको पढ़ने के लिए अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि बीज बनाने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान होता है किसका, पुंकेसर और स्त्रीकेसर का। पुंकेसर और स्त्रीकेसर की वजह से बीज बनता है। पुंकेसर में एक संरचना बनती है, उसका नाम आप ध्यान रखना, उसको बोला जाता है क्या, परागकण। और स्त्रीकेसर में एक संरचना बनती है, उसको बोला जाता है भ्रूणकोश। ये दोनों बातें आपको ध्यान रखनी है कि नर युग्मक के रूप में तो कौन काम करता है, परागकण, और मादा युग्मक के रूप में काम कौन करता है, भ्रूणकोश। इन दोनों बातों का आपको पता होना चाहिए कि पौधे के अंदर अगर बात करें नर युग्मक की, तो नर युग्मक के रूप में काम करता है परागकण, जो कहाँ बनता है, पुंकेसर के अंदर। और अगर बात करें मादा युग्मक की, तो मादा युग्मक के रूप में कौन काम करता है, भ्रूणकोश काम करता है, कहाँ बनता है, स्त्रीकेसर में। यानी सीधी सी बात होगी, पौधे में अगर आदमी की बात करें नर की तो कौन है, पुंकेसर, और स्त्री की बात करें तब कौन है, स्त्रीकेसर है। यानी औरत का काम कौन कर रही है, स्त्रीकेसर, और नर का काम, पुरुष का काम कौन कर रहा है, पुंकेसर। समझ गए बात को। ये दोनों केवल सहायता करते हैं, केवल सहायता, यानी सेटिंग कराने में बहुत बड़ा योगदान किसका है, बाह्य दल और दल का है। ठीक है, तो अब अपन पढ़ेंगे बीज कैसे बनता है। इसके लिए पहले तो आपको क्या पता होना चाहिए, परागकण कैसे बनेगा, इसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद में आपको पता होना चाहिए भ्रूणकोश कैसे बनेगा, यानी आपको पहले ये आना चाहिए कि पुंकेसर में परागकण कैसे बनेगा। ठीक है, उसके बाद आपको आना चाहिए स्त्रीकेसर में भ्रूणकोश कैसे बनेगा। ये दोनों बनेंगे, उसके बाद में काम होगा क्या, बीज बनाने का। तो अपन स्टेप बाय स्टेप पढ़ रहे हैं। अपन ने यहाँ पर पढ़ा है पुष्प की संरचना। ठीक है, अब अपन पढ़ेंगे पहले परागकण कैसे बनेगा, इसके बारे में डिस्कस अपन करेंगे। देखना, आपने अभी पढ़ा था पुष्प, और पुष्प के अंदर अगर मैं बात करूं नर के रूप में कौन काम करता है और मादा के रूप में कौन काम करता है। नर के रूप में काम किसने किया, पुंकेसर ने किया। मादा के रूप में काम किसने किया, स्त्रीकेसर ने किया। ठीक है, ये अपन यहाँ पढ़ चुके हैं। पुंकेसर के अंदर नर युग्मक के रूप में अगर बात करें तो कौन बनता है, तब आपको ध्यान रखना है उसका नाम क्या है, परागकण है।
और अगर इस तरीके सर में मादा युग्मक के रूप में पूछें कि कौन बनता है, तब उसका नाम आपको ध्यान रखना है भ्रूण कोश, ये मादा युग्मक के रूप में। तो यानी आपके पास में नर युग्मक के रूप में अगर पौधे में बात करें तब परागकण होना चाहिए, और अगर मादा युग्मक के रूप में बात करें तब भ्रूण कोश होना चाहिए। अब अपन दोनों पढ़ेंगे बनेंगे कैसे। तो आज अपन डिस्कस करेंगे सबसे पहले किसके बारे में, परागकण कैसे बनेगा। तो परागकण नर युग्मक जो है उसको बनाने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, पुंकेसर के बारे में पता होना चाहिए। पुंकेसर कहाँ पर है, पुष्प के अंदर है। पुष्प की संरचना अपन अभी थोड़ी देर पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। अब देखो, अगर मैं बात करूं पुंकेसर की, तो अभी थोड़ी देर पहले अपन ने डिस्कस किया था पुष्प की जो संरचना थी उसमें पुंकेसर के बारे में अपन ने डिस्कस किया था। तो पुंकेसर की संरचना अगर अपन देखें, पुंकेसर में सबसे नीचे जो भाग होता है वो क्या कहलाता है, पूतंतु कहलाता है। इंग्लिश में इसको बोला जाता है फिलामेंट। क्या बोलते हैं, फिलामेंट। ठीक है, जो पूतंतु है उसके जस्ट ऊपर का भाग जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है परागकोश। क्या बोला जाता है, परागकोश। इंग्लिश में इसको बोलते हैं एंथर। क्या बोलते हैं, एंथर। ठीक है, परागकोश के बीच में बीचों बीच एक लाइन है, इस लाइन को बोला जाता है योजी। क्या बोलते हैं, योजी। अब देखो, ये जो योजी है ना, ये इस परागकोश की दोनों पालियों को आपस में जोड़ता है। एक पाली ये हो गई, एक पाली ये हो गई। ठीक है, इस परागकोश की जो पालियां हैं इनमें दो दो होती है संरचनाएं, और इन संरचनाओं को बोला जाता है लघु बीजाणुधनी। क्या बोला जाता है, लघु बीजाणुधनी। ये आपको याद रखना है। तो ये हुई पुंकेसर की संरचना। पुंकेसर में सबसे पहले नीचे अगर बात करूं तो क्या है, पूतंतु या फिलामेंट है। जस्ट इसके ऊपर जो पूरा गोलाकार भाग है, इस गोलाकार भाग को क्या बोल दिया, परागकोश या एंथर। आपकी बुक जब आप निकालोगे, बुक में चैप्टर नंबर 2 निकालोगे, चैप्टर नंबर 2 जहां लिखा है राइट साइड का जो पेज है उसके ऊपर ये डायग्राम बनाया हुआ है। ठीक है, उसको वहां से आप देखना। नीचे का पार्ट हो गया फिलामेंट, ऊपर का जो ये गोल गोल भाग है ये क्या हो गया, परागकोश या एंथर। परागकोश को बीच में से जोड़ने वाला क्या हो गया, योजी। दोनों साइड दो पालियां हो गई। तो ये एक लक्षण भी हो गया है। आवर्त बीजी जो होते हैं उन आवर्त बीजियों में द्विपालित, एक पाली दो पाली, द्विपालित 1 2 3 4 क्या हो गई, लघु बीजाणुधानी। तो 2 पाली वाला यदि द्विपालित और 4 लघु बीजाणुधानी युक्त क्या पाया जाता है, परागकोश पाया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आवर्त बीजी जो पादप हैं उन पादपों में जो पुंकेसर है वो 2 पाली वाला यानी द्विपालित और 4 लघु बीजाणुधानी युक्त होता है। ठीक है, अब देखो, जो लघु बीजाणुधानी है, काम की बात अपन पढ़ क्या रहे हैं, अपन ये पढ़ रहे हैं कि पुंकेसर के अंदर नर युग्मक के रूप में क्या बनेगा, परागकण बनेगा। ये अपन पढ़ रहे हैं ना, तो अपने को क्या चाहिए, परागकण चाहिए। ठीक है, इसी बात को अपन पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ने संरचना क्यों पढ़ी है, अपने को परागकण बनाना है इसलिए पढ़ी है अपन ने यहाँ पर ये बात। अब देखो, जो लघु बीजाणुधानी होती है ना, सबसे काम की चीज होती है किसमें, पुंकेसर के अंदर। तो पुंकेसर के अंदर सबसे काम की चीज क्या होती है, लघु बीजाणुधानी होती है। क्यों होती है, क्योंकि इस लघु बीजाणुधानी में क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे, और यही लघु बीजाणु आगे जाके क्या बनाएगा, परागकण बनाएगा। परागकण को आप एक नाम और बोल सकते हो, नर युग्मकोद्भिद। क्या बोल सकते हो, नर युग्मकोद्भिद। तो नर युग्मकोद्भिद बोल दो या क्या बोल दो, परागकण बोल दो, एक ही बात है। जो नर युग्मक के रूप में काम करता है, कहाँ बनेगा, पुंकेसर के अंदर बनेगा। पुंकेसर में भी कहाँ बनेगा, लघु बीजाणुधानी में। ये बात आपको याद रखनी है कि लघु बीजाणुधानी जो होती है पुंकेसर में, उसके अंदर क्या बनता है, लघु बीजाणु बनता है, जो आगे जाके क्या बनाएगा, परागकण या नर युग्मकोद्भिद बनाएगा। समझ गए बात को। तो अपन बना के देखें कैसे बनता है, समझो इस चीज को। तो अगला टॉपिक ही अपना जो है वो है नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया, या इसको आप एक नाम और दे सकते हो, लघु बीजाणु जनन।
ठीक है। लघु बीजाणु जनन बोल दो, या लघु बीजाणु निर्माण की प्रक्रिया बोल दो, या बोल दो नर युग्मकोद्भिद विकास की प्रक्रिया, या परागकण निर्माण की क्रिया। एक ही बात है, क्योंकि आपने बोला परागकण को क्या बोलते हैं, नर युग्मकोद्भिद बोलते हैं, और लघु बीजाणु भी परागकण मारा है, इसलिए लघु बीजाणु जनन भी अपन इसको बोल सकते हैं। लघु बीजाणु जनन भी बोल सकते हैं, नर युग्मकोद्भिद विकास की प्रक्रिया भी बोल सकते हैं, और परागकण निर्माण की क्रिया भी बोल सकते हैं। परागकण यहाँ न बोलना ज़्यादा उचित नहीं होगा आगे, क्योंकि जो लघु बीजाणु बनता है उससे आगे विकसित होकर परागकण बनेगा, जो स्त्री के सिर पर जाके बनता है, इसलिए आप इसको यहाँ न बोलो तो ज़्यादा उचित है। अब अपन पढ़ रहे हैं नर युग्मकोद्भिद के विकास की प्रक्रिया या लघु बीजाणु जनन कैसे होता है, उसको पढ़ रहे हैं। तो अपन ने अभी बोला जो पुंकेसर है, उस पुंकेसर के अंदर क्या है, परागकोश है। परागकोश में 4 क्या है, लघु बीजाणु दानियां हैं, 2 एक साइड में 2 एक साइड में, दोनों पाली में 2-2 है, ठीक है। अब अगर अपन इसको यहाँ से काटें, इसकी यहाँ से अपन काट करें, सेक्शन कटिंग करें, तो अपने को जो ये संरचना है वो कुछ ऐसी दिखाई देगी, ठीक है। कुछ ऐसे अपने को ये संरचना दिखाई देती है। अब देखो 1 2 3 4 लघु बीजाणु दानी है, तो एक तो ये हो गई यहाँ पर, दूसरी ये हो गई यहाँ पर, तीसरी ये हो गई यहाँ पर, चौथी ये हो गई यहाँ पर। 4 लघु बीजाणु दानी हो गई कि नहीं हो गई, हो गई ना, ठीक है। मैं इस एक लघु बीजाणु दानी को लेके आपको सारी चीज समझा रहा हूँ, मैं एक को लेके समझा रहा हूँ, तीनों में भी वैसे ही काम होगा। ये सिर्फ अपन एक पुंकेसर की बात करें, क्योंकि एक पुंकेसर में कितनी होती है, ये 4 होती है। मैं एक को लेके समझा रहा हूँ, बाकी 3 में वैसा का वैसा ही होगा। जब आप लघु बीजाणु दानी को देखते हो तो लघु बीजाणु दानी की सबसे बाहर जो होती है एक परत होती है, इसको बोला जाता है एपिडर्मिस। क्या बोला जाता है, एपिडर्मिस, सबसे बाहर वाली परत को। थोड़ा और नीचे जाओगे तब एक परत और आती है, इसको बोलते हैं एंडोथीसियम। क्या बोलते हैं, एंडोथीसियम, 2 नंबर की परत हो गई। उसके बाद में जब आप नीचे जाओगे तब एक परत और आती है 3 नंबर पे, इसको बोला जाता है मध्यबीती परत। क्या बोलते हैं, मध्यबीती परत। सबसे लास्ट नीचे 4 नंबर पर एक परत और होती है, इसको बोलते हैं टेपिटम। क्या बोलते हैं, टेपिटम। इसको आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारे काम होंगे टेपिटम के अंदर। तो आपने लघु बीजाणु दानी जो है उसको जब अंदर से देखा तब उसमें 4 परतें आपको दिखाई दी। सबसे बाहर वाली क्या है, एपिडर्मिस, फिर उसके जस्ट नीचे 2 नंबर पे क्या आ गई, एंडोथीसियम, फिर 3 नंबर पे क्या आ गई, मध्यबीती परत, और 4 नंबर पे क्या आई, टेपिटम। ये 4 परतें आई। इसमें जो एंडोथीसियम है, इस एंडोथीसियम में एक बात आपको याद रखनी है कि एंडोथीसियम में एक पदार्थ होता है, उसको बोलते हैं अल्फा सेलुलोज। क्या बोलते हैं, अल्फा सेलुलोज। ये जो एंडोथीसियम में अल्फा सेलुलोज है, इस कारण ही एंडोथीसियम की जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है, आर्द्रताग्राही, मतलब पानी को अवशोषित करेगी। कौन, एंडोथीसियम। तो पानी का अवशोषण एंडोथीसियम क्यों करती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, अल्फा सेलुलोज होता है। इस कारण ये पानी का क्या करती है, अवशोषण करती है। समझ गए बात को। आगे जो 4 नंबर की परत टेपिटम है, इस टेपिटम के आपको 4 काम ध्यान रखने हैं। टेपिटम के 4 कार्य होते हैं। सबसे पहला काम, इससे एक एंजाइम निकलता है, उसको बोलते हैं कैलेज। तो कैलेज एंजाइम का स्त्रवण करती है, पहला काम। दूसरा काम, एक पदार्थ होता है स्पोरोपोलेनिन। क्या होता है, स्पोरोपोलेनिन। इस पदार्थ का स्त्रवण भी करती है टेपिटम। तीसरा काम, जो भी बीजाणु बनता है उस बीजाणु को क्या देगी, ये पोषण देगी। और लास्ट काम जो होता है इसका चौथा, वो होता है पोलन किट का निर्माण करना। जैसे क्रिकेट में अपना किट होता है, उस किट के अंदर बैट, गिंडी वगैरह सब होता है ना, वैसे यहाँ पर जो भी बीजाणु बनेंगे ना, उन बीजाणुओं को एक जगह थैली में इकट्ठा करेगी। कौन करेगी, टेपिटम। और वो थैली क्या है, पोलन किट है। समझ गए बात को। तो 4 काम हो गए किसके, टेपिटम के। पहला काम, कैलेज एंजाइम का स्त्रवण करती है। दूसरा काम, स्पोरोपोलेनिन नामक पदार्थ का स्त्रवण करती है। तीसरा काम, पोषण देती है जो बीजाणु बनते हैं उनको। और चौथा काम हो गया इसका पोलन किट बनाने का। ये 4 काम हो गए किसके, टेपिटम के। ठीक है, अब आगे देखिए, अपन ने यहाँ पर सिर्फ ये 4 परतों की बात करी है। ये ठीक है, ये जो पुंकेसर था, इस पुंकेसर के अंदर जो भी बीजाणु बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, लघु बीजाणु धान्य में बन रहा है। कौन बन रहा है, लघु बीजाणु बन रहा है। ये इस धान्यों में बन रहा है, मतलब यहाँ बन रहा है। बात को समझ रहा,
यहाँ बन रहा है, यहाँ बनने के बाद यहाँ से बाहर भी निकलेगा। तो बाहर निकलने के लिए जो छिद्र होता है उसका नाम आपको ध्यान रखना, उसको क्या बोलते हैं? स्टोमियम। ये आपको अलग से ध्यान रखना है, क्या बोलते हैं? स्टोमियम। ठीक है, अब देखो आगे क्या होगा। ये 4 परतें, इन परतों के जस्ट नीचे आओगे ना तो क्या मिलेगा? उत्तक मिलेगा आपको। क्या मिलेगा? उत्तक। और इस उत्तक का नाम होता है लघु बीजाणु जन उत्तक। क्या होता है? लघु बीजाणु धानी है, उसमें 4 परतें हैं, परतों के नीचे लघु बीजाणु धानी नाम है, इसलिए नाम हो गया लघु बीजाणु जन उत्तक। लघु बीजाणु जन उत्तक। ठीक है, अब अपने को पता है, अपन पढ़ते हैं छोटी क्लासों से कि सबसे पहले क्या होती है? कोशिका। कोशिका मिलके क्या बनाती है? उत्तक। उत्तक मिलके क्या बनाता है? अंग। अंग मिलके क्या बनाते हैं? शरीर। ये पढ़ रखा है अपन ने। तो यहाँ पर जो कोशिका है वो मिलके क्या बनाएगी? उत्तक। यानी उत्तक में क्या होती है? कोशिका। तो यहाँ पर जो उत्तक है उस उत्तक में बहुत सारी कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं को क्या बोला जाता है? तब आपको ध्यान रखना है, इनको क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। क्या बोला जाता है? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। सारा कुछ सिंपल है, आप पढ़ रहे हो लघु बीजाणु धानी को, इसलिए सारों के जो भी नाम आ रहे हैं उनके आगे क्या लग रहा है? लघु बीजाणु। भाई आपने परतें पढ़ी, उनको छोड़ दो। 1 नंबर परत सबसे बाहर क्या है? एपिडर्मिस। 2 नंबर परत क्या है? एंडोथीसियम। 3 नंबर परत क्या है? मध्यबित्ती परत। 4 नंबर परत क्या है? टेपिडम। जिसमें आपको ध्यान क्या रखना है? 2 नंबर जो परत एंडोथीसियम, उसमें क्या होता है? अल्फा सेलुलोज होता है। इस पदार्थ के कारण इसकी प्रकृति कैसी हो गई? आर्द्रता कराई, यानी पानी को अवशोषित करने वाली। 4 नंबर की जो टेपिटम, उसके 4 काम हो गए। सबसे पहला काम क्या हो गया? कैलेज एंजाइम का स्तरण करना। 2 नंबर पे स्पोरोपोलिन नामक पदार्थ का स्तरण करना। 3 नंबर पे जो भी बनेगा उसको पोषण देना। 4 नंबर पोलन किट का निर्माण करना। ठीक है, अब आगे अपन ने बात करी यहाँ पर लघु बीजाणुजन उत्तक। लघु बीजाणुजन उत्तक के अंदर जो भी कोशिका, उनको नाम क्या दे दिया आपने? लघु बीजाणु मात्र कोशिका। यहाँ तक सारा कुछ सिंपल है। अब जो अपन पढ़ने जा रहे हैं, परागकण जो बन रहा है अपना, उससे पहले क्या है? लघु बीजाणु। ये कैसे बनेगा उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। अपने पास में लास्ट में जो कोशिका है उसका नाम क्या बोला आपने? लघु बीजाणु मात्र कोशिका बोला है। कैसी है ये? 2n है। गुणिता कैसी है इसकी? 2n है। अब देखो, इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में सबसे पहले क्या होगा? अर्धसूत्री विभाजन होगा। ये मैं आपको जब क्लास स्टार्ट हुई थी उस टाइम मैंने बताया था। अर्धसूत्री विभाजन जब भी होता है तब जो गुणसूत्र वो क्या हो जाएंगे? आधे हो जाएंगे। और 1 से कितनी कोशिका बनती है? 4। मैं मान लेता हूं कि इस एक कोशिका के अंदर अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो इस 1 से कितनी बनी? 4 बनी। ये 4, 3 बराबर है, 1 उसके ऊपर है। तो एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका में जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ तो उस 1 से कितनी कोशिका बनी? 4 कोशिका बनी। गुणसूत्र आधे हुए हैं। क्यों? क्योंकि अर्धसूत्री हुआ है। तो 2n था तो सारे बनने वाले कैसे हो जाएंगे? n हो जाएंगे। ठीक है, अब ये ऐसा क्यों बना है? इसके पीछे रीजन है। जो लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, जब उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है तब जो 4 लघु बीजाणु आपके पास में आते हैं, ये बने, उसका नाम क्या हो गया? लघु बीजाणु। तो जो 4 लघु बीजाणु आपके पास में आए हैं, ये चारों आपस में एक पदार्थ से जुड़े हुए होते हैं और उस पदार्थ का नाम क्या होता है? केलोज होता है। तो केलोज नामक पदार्थ द्वारा चारों के चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको बोला जाता है लघु बीजाणु चतुष्क। इस बात को आपको ध्यान रखना। समझ गए बात को? तो लघु बीजाणु अपने पास में आ गए हैं जब अर्धसूत्री विभाजन हुआ है उस टाइम। अर्धसूत्री विभाजन किसमें हुआ? लघु बीजाणु मात्र कोशिका में हुआ। 1 से कितने बने? 4 बन गए। चारों आपस में जुड़े हुए हैं किससे? केलोज नामक पदार्थ से। ठीक है, इसलिए इसको बोल दिया चारों को एक साथ लघु बीजाणु चतुष्क। ठीक है, इतना काम हो चुका। अब क्या होगा? अभी आपने पीछे बताया टेपिटम जो है, उस टेपिटम के 4 काम होते हैं। पहला काम क्या होता है? केलेज नामक एंजाइम का स्तरण करना। जब लघु बीजाणु आ जाएंगे चारों जुड़े हुए, तब टेपिटम ने जो पहले से बना रखा है केलेज, ये क्या करता है? इस केलोज को तोड़ देता है। जैसे केलोज टूट जाएगा, चारों आपस में जुड़े हुए थे क्या हो जाएंगे? अलग अलग। तो ये चारों जो जुड़े हुए थे वो क्या हो गए? अलग अलग। चारों अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, चारों अलग अलग हो गए। अब इन लघु बीजाणुओं में होती क्या है? पहले से अंदर 2-2 कोशिका होती है, एक छोटी एक बड़ी। छोटे वाली जो कोशिका है ना, उसको तो बोलते हैं जनन कोशिका,
और जो बड़ी वाली कोशिका है उसको बोलते हैं काय कोशिका। सब में होती है दो कोशिका, छोटे वाली जनन कोशिका, बड़े वाली काय कोशिका। पहला काम टेपिडम का हो चुका है। टेपिडम ने जो कैलेज बनाया था उसने क्या कर दिया, जो जुड़े हुए लघु बीजाणु चतुष्क थे कैलोज से, उस कैलोज को इसने आके तोड़ दिया, जिस कारण चारों लघु बीजाणु अलग अलग हो गए। पहला काम। दूसरा, जो स्पोरोपोलिन टेपिडम ने बना रखा था, ये स्पोरोपोलिन सब बीजाणुओं पर आकर जमा होता है, इन चारों के ऊपर आके जमा हो जाएगा, चारों के ऊपर आके जमा हो जाता है। मैं दो को समझा रहा हूं, चारों के ऊपर जमा होगा। एक से लेकर 3 जगह जमा नहीं हो पाता है। स्पोरोपोलिन जो है वो चारों लघु बीजाणुओं के ऊपर आकर जमा होता है, लेकिन पूरा जमा नहीं हो पाता है, 1 से लेकर 3 जगह नहीं हो पाता है। जहां जमा नहीं होता है ना, वहां क्या बनता है, तब आपको अलग से याद रखना है, वहां क्या बनता है, जनन छिद्र बन जाता है। ठीक है, छोटी कोशिका जनन कोशिका, बड़े वाली काय कोशिका। ये सब में इतना काम कहाँ होता है, लघु बीजाणु दाने में होता है। समझ गए? यानी आपके पास में लघु बीजाणु आ चुका है। क्या आ चुका है, लघु बीजाणु। ये आगे से क्या बनेगा, परागकण। लेकिन यहां नहीं बनता है, यहां इतना ही काम होता है। अब जो पढ़ा है ना, उस चीज को आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। देखो, उस साइड में अपन ने जो बताया था वो यही बताया अपन ने, बात को समझना, मैं पूरा रिवाइंड कर रहा हूं। आपने बोला अपन पुष्प की संरचना में जो नर है उसके रूप में कौन काम करता है, पुंकेसर काम करता है, और इसमें नरीगुमक के रूप में क्या बनेगा, परागकण बनेगा। यानी जो पुंकेसर है, उस पुंकेसर में जो पराग कोष है, उस पराग कोष में जो लघु बीजाणु दानी है उसमें क्या बनेंगे, लघु बीजाणु बनेंगे। अपन ये समझ रहे हैं, और यही लघु बीजाणु आगे जाके क्या बनाएंगे, परागकण, और इसको क्या बोल दिया, नर युग्मकोद्भिद अपन ने बोला है। ठीक है, तो अपन ने इसको समझा है, जो लघु बीजाणु दानी थी, जो पुंकेसर था, उसमें जो पराग कोष था, उस पराग को उसको अपन ने यहां समझा। जैसे ही आप बुक का पेज पलटोगे, लेफ्ट साइड के पेज पे ये डायग्राम ऐसा कैसा दिया हुआ है। 4 लघु बीजाणु दानी थी, मैंने एक को लेके आपको समझाया है। तो मैंने उसमें क्या समझाया कि लघु बीजाणु दानी के अंदर 4 परतें होती है। सबसे बाहर क्या है, एपिडर्मिस, 2 नंबर पे क्या है, एंडोथीसियम। एंडोथीसियम में एक पदार्थ होता है अल्फा सेलुलोज। इस कारण कैसी होती है, ये आर्द्रताग्राही, पानी को अवशोषित करने वाली होती है, जो आगे काम आएगी, बताऊंगा क्यों काम आएगी। तीसरी है मध्यवर्ती परत। चौथी है अपने पास में टेपिडम। टेपिडम के 4 काम आपको ध्यान रखने हैं। पहला काम क्या होता है, कैलेज एंजाइम का स्तरण करना। दूसरा काम क्या होता है, स्पोरोपोलिन का स्तरण करना। तीसरा काम जो भी बनेगा उसको पोषण देना। और चौथा काम पोलन किट का निर्माण करना। यानी जो बीजाणु बन रहे हैं उन बीजाणुओं को एक जगह इकट्ठा करके रखती है पोलन किट के द्वारा। ठीक है, फिर अपन ने बोला कि जैसे आप नीचे आओगे तो उत्तक आपके पास में कौन सा आया, तब अपने पास में उत्तक आया लघु बीजाणु जन उत्तक। ठीक है, ये 2N था। इस उत्तक में जो कोशिका है वो भी कैसी होगी, 2N, और कोशिका जो थी वो उसका नाम क्या बोला आपने, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। ठीक है, फिर अपन ने बोला इस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या हुआ, अर्धसूत्री विभाजन हुआ। जैसे ही अर्धसूत्री होता है, गुणसूत्र 2N से क्या हो जाएंगे, N, और 1 से कितने बनते हैं अर्धसूत्री में, 4 कोशिका। तो ये 4 कोशिका अपने पास में आ गई। NN हो गया सारा का सारा। ये चारों आपस में जुड़े हुए होते हैं किससे, कैलोज नामक पदार्थ से। ठीक है, लेकिन टेपिडम ने जो कैलेज बनाया था, ये कैलेज आएगा और इस कैलोज को तोड़ देगा। जैसे कैलोज टूट जाएगा तो चारों लघु बीजाणु अलग अलग हो जाएंगे। इन लघु बीजाणुओं में 2-2 कोशिका होती है, एक छोटी और एक बड़ी। बड़े वाली का नाम क्या है, काय कोशिका। छोटे वाले का क्या है, जनन कोशिका। पहला काम। दूसरा, जो स्पोरोपोलिन टेपिडम ने बनाया था वो इन चारों के ऊपर आकर जमा होता है। कुछ जगह जमा नहीं हो पाता है, वहां क्या बनता है, जनन छिद्र। जहां स्पोरोपोलिन जमा नहीं हो पाता है वहां क्या बन जाता है, जनन छिद्र। इसको आपको अलग से ध्यान रखना है कि जब स्पोरोपोलिन लघु बीजाणुओं पर आकर जमा होता है, जहां जमा नहीं हो पाता है वहां क्या बन जाता है, जनन छिद्र बन जाता है। तो ये बाहर पूरा स्पोरोपोलिन जमा हो गया और बाहरी परत का निर्माण कर देता है, उसको बोलते हैं एक्जाइम। और अंदर वाली जो परत है उसको बोलते हैं इंटाइम। ये किसकी बनी होती है, आपको अलग से याद रखना है, पैक्टिन और सेलुलोज की बनी हुई होती है। किसकी, पैक्टिन और सेलुलोज की अंदर वाली परत इंटाइम। ठीक है, चारों पर ये काम होगा, मैंने एक का बताया आपको, चारों पर सेम काम होगा, चारों पर यही काम हो जाएगा। ठीक है, तो ये काम कहाँ हुआ है, लघु बीजाणु दानी में हुआ है। ठीक है ना, इस बात को आप दिमाग में रखो। तो यहाँ अपने पास में बहुत सारे लघु बीजाणु आ गए हैं, चारों के अंदर आए हैं।
मैंने बताया ये छिद्र जो है उसको क्या बोला, स्टोमियम बोला था ना, स्टोमियम। अब होगा क्या, जब पानी आएगा इस पर गिरेगा पानी, ठीक है, उनके सर पर अंदर आएगा, तो पानी जो है जैसे ही अंदर आएगा, दूसरी परत क्या है, एंडोथीसियम, उसमें क्या था, अल्फा सेलुलोज, क्या काम करता है, पानी को अवशोषित करने का। तो ये दूसरी जो परत है पानी का क्या करेगी, अवशोषण। आर्द्रता ग्राही प्रकृति की होती है, जैसे ये पानी का अवशोषण करेगी तो ये फूलेगी, ठीक है। ये जब फूलेगी तो नीचे वाले पर दबाव पड़ा कि नहीं पड़ा, किस पर, मध्यविधि परत पर। मध्यविधि परत ने दाब लगाया अंदर की ओर, फिर आगे वाले ने टेपिटम पर लगाया, फिर आगे वाले ने उत्तक पे लगाया, फिर कोशिका पे लगा, ऐसे अंदर की तरफ दाब लगा, ये पिचकी, और जैसे ये पिचकेगी तो जो लघु बीजाणु अभी बने थे, ये कहाँ हैं, सारे के सारे सब लघु बीजाणु दानियों में ना, जैसे ही पिचकेगी दोनों साइड से तो ये बीजाणु जो हैं वो यहाँ से होते हुए बाहर निकल जाएंगे, किससे, स्टोमियम से। तो इसकी बात समझ में आई कि नहीं आई कि ये क्या काम करता है, जो लघु बीजाणु दानियों में बनते हैं वो इनसे बाहर निकलते हैं, स्टोमियम से होते हुए। निकालने में योगदान किसका रहा, एंडोथीसियम का, क्योंकि अगर एंडोथीसियम आर्द्रताग्राही नहीं होती तो पानी नहीं आता, पानी नहीं आता तो ये प्रेशर नहीं डालती और लघु बीजाणु बाहर नहीं निकलते। समझ गए बात को। तो ये था अपने बनाया अभी लघु बीजाणु, आगे परागकण बनेगा, लेकिन उससे पहले अपने को पढ़ना पड़ेगा क्या, स्त्री केसर में मादा मूल भ्रूणकोश कैसे बनता है। ये दोनों पढ़ने के बाद में फिर समझ में आएगा परागकण कैसे बनेगा और बीज कैसे बनेगा, जो अपन डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। थैंक यू।